जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग यूनिट 7 कहानी सिक्का बदल गया पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता होगा, कोई भी कहानी को पढ़ने से पहले या कोई भी रचनाओं को पढ़ने से पहले उसके लेखक के विषय में हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं, समझते हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसे नोट भी करते हैं। तो सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती एक काफी सुप्रसिद्ध बोल्ड लेखिका है। इन्हें कहा जाता है कि पद्म भूषण से भी सम्मानित करने की बात चली थी, जिसे लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका सम्मान, न जाने ऐसे साहित्य अकादमी फेलो पुरस्कार, न जाने ऐसे कितने सम्मान इसे प्राप्त हो चुके थे। और अंततः इन्हें 2019 के आसपास हम देखेंगे, कब इनकी मृत्यु, आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। तो और इनका जन्म जो है वो पाकिस्तान के किसी शहर में होता है। विभाजन के बाद ये दिल्ली शहर में आके बस जाती हैं। तो इनके विषय में बारीकी से ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे। सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करते चलिएगा जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर कवि जो कहानी के लेखक होते हैं उनसे संबंधित भी बातें पूछ ली जाती है, और हमें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। इसलिए हर एक बिंदु को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यूनिट 7 कहानी सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात प्रांत के गुजरांवाला गुजरांवाला जो अब पाकिस्तान में है 18 फरवरी 2025 को हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था? 18 फरवरी 2025 को हुआ था। देश विभाजन के बाद कृष्णा सोबती दिल्ली आकर बस गए। देश विभाजन के बाद क्या हुआ? कृष्णा सोबती जो है वो दिल्ली आकर बस गई थी। कृष्णा सोबती हिंदी के सबसे बोल्ड लेखिका, यानी बोल्ड मतलब क्या होता है? किसी बात को कहने में जिसे संकोच ना हो, वो निसंकोच बातों को कह दे, वह सारी दृश्य दिखा दे जो साहित्य जगत को कहीं ना कहीं छिपाने या सामाजिक जीवन में जिसे छिपाने का जरूरत पड़ता हो, लेकिन उस वास्तविकता होने के बावजूद भी उसे उजागर करने में लोग शर्माता हो, तो वो सब चीजों को उजागर करके लिख दे, वो है कृष्णा सोबती। इसलिए इन्हें बोल्ड लेखिका कहा जाता है। सन 1980 में जिंदगी नामा के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। तो देखिएगा, जिंदगी नामा जो उपन्यास हमें पढ़ना भी है, 1979 में प्रकाशित हुआ था। एक वर्ष के बाद इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। बहुत बड़ा सम्मान होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, बहुत बड़े बड़े लेखकों को मिलता है। सन 1996 ईस्वी में कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान होता है। फेलो देखिएगा, जैसे चेयरमैन जैसा ही एक पद होता है, वो बहुत बड़ा सम्मान होता है, वो हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, लाखों में कोई एक होते हैं। जबकि 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलो बनाया गया था, यानी बहुत बड़ी बात है। सन 1917 ईस्वी में साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जैसे हमने आपको कहा, कब इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1950 ईस्वी में कहानी लामा से अपने साहित्य सृजन की शुरुआत की। इनकी जो ये लामा कहानी है, यही इसी कहानी से इन्होंने अपने साहित्य जगत में कदम रखे थे। मित्रों मरजानी और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की कालजयी रचना। कालजयी रचना की ये ऐतिहासिक ऐसी रचना जो वास्तविक घटना पर आधारित हो, उसे कालजयी रचना कहते हैं। तो इनकी दो रचना कौन है? मित्रों मरजानी और जिंदगी नामा। 2000 से 2001 में इन्हें सलाका सम्मान मिला। सलाका सम्मान किस वर्ष मिला था? 2000 से 2001 में इन्हें सलाका सम्मान मिला था। 2010 में पद्म भूषण मिला, पर लेने से इनकार कर। इन्हें 2010 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कुछ घटनाएं ऐसी होगी जो ये आहत हुए होंगे और इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। 2015 में देश असहिष्णुता के दौर में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर दिया। यानी कि 2015 में जब देश में असहिष्णुता का दौर चल रहा था, इन्हें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने आहत आकर के इन्होंने क्या कर दिया? साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान वापस कर दिया। जिंदगी नामा शीर्षक को लेकर, ये जिंदगी नामा जो शीर्षक को लेकर अमृता प्रीतम को बड़ा ही दुख हुआ था, उन्हें बुरा लगा था कि ऐसा नाम शीर्षक नहीं होना चाहिए, क्योंकि
जिंदगी नवा जो 1979 1979 में, जिस पे 80 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, पंजाब प्रांत को लेकर के विशेष रूप से लिखा गया, वहाँ के दुर्गतियों को दिखाया गया था, वहाँ के यथार्थ को दिखाया गया था। कहा जाता है कि अगर आपको पंजाब जानना है तो पहले आप जिंदगी नामा को जान लें, अगर आप जिंदगी नामा को जान लेते हैं तो आप समझिए पंजाब को आपने जान लिया। तो वही जिंदगी नामा शीर्षक को लेकर कृष्णा शोभती और पंजाब के मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम भी काफी लेखिका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। इनकी कई ऐसी रचनाएं हैं जिसे आप पढ़ करके अपने जीवन की दिशा और दशा निर्धारित कर सकते हैं। इतनी प्रेरणादायक और उद्देश्यपूर्ण इनकी रचनाएं हैं के बीच 25 वर्षों तक मुकदमा चलता रहा। कृष्णा शोभती का निधन 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी, हमने जैसे अभी आपको कहा रहा था 2019 में, तो 25 जनवरी 2019 में इनका सुबह 8:30 बजे एक निजी अस्पताल में हो गया था। यह हमने कवियों के विषय में सभी बिंदुओं को ध्यान, उनके जीवन से संबंधित सभी बिंदुओं को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। आप उसे जो जो महत्वपूर्ण आपको लगा, लगभग सभी बिंदु मेरे अनुसार महत्वपूर्ण है, तभी हमने उसे यहाँ रखा है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। अब उनके हम रचना संसार में प्रवेश करते हैं कि उन्होंने कौन सी विधा में कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं की। जो जो महत्वपूर्ण है उसे हमने यहाँ रखने का प्रयास किया है। तो पहला उपन्यास है डार से बिछुड़ी, 1958 में डार से बिछुड़ी जो इनका उपन्यास है वह कहा जाता है इनका प्रथम उपन्यास है। मित्रों मरजानी दूसरा उपन्यास कौन है, मित्रों मरजानी 1967 पहले लंबी कहानी के रूप में प्रकाशित हुआ, फिर उपन्यास के रूप में प्रकाशित कर दिया। मित्रों मरजानी क्या था, वो पहले एक कहानी के रूप में प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाद में उसको उपन्यास का रूप दिया गया। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी पे उन्होंने मिला था 1980 में, 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो जिंदगी नामा कब है, 1979। ए लड़की, लड़की होना चाहिए, लड़की हो गया है, ए लड़की, ए लड़की 1991। दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 में इनका उपन्यास अंतिम उपन्यास प्रकाशित हुआ था। 2 वर्ष के बाद इनकी तो मृत्यु हुई हो गई थी। तो ये सभी उपन्यास कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया था। अब ध्यान से अगर देखें तो आप लोग सिर्फ नेट और जेआरएफ, आप लोग सोचते होंगे कि सिर्फ नेट और जेआरएफ, नेट जेआरएफ को ही सिर्फ ध्यान में नहीं रखिए, उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करना है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। और फिर आप किसी भी स्टेट का भी आप स्लेट का भी ध्यान रखें, जैसे अभी जेट परीक्षा हुआ है, फिर अभी आपका बेट आने वाला है, फिर अभी कुछ दिन पहले एमपी सेट हुआ था। तो ऐसे ना जाने कई राज्यों की भी अपनी पात्रता परीक्षा होती रहती है। तो सभी बिंदुओं को आप ध्यान से रखेंगे तो आप वहां भी अच्छे से सफल होने का संभावना आपका ज्यादातर बना रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने विषय पे। यात्रा वृतांत, बुद्ध का कमंडल लद्दाख 2013 में, यह इनका एक महत्वपूर्ण हमें यात्रा वृतांत लगा, तो हमने उसे यहाँ रख दिया। कुछ इनकी लंबी कहानियां हैं, जो लंबी लंबी कहानियां हैं, जैसे कुछ बाद में उपन्यास का भी एक दो रूप दे दिया गया, जैसे मित्रों मरजानी हम देखे, इसे बाद में उपन्यास का भी रूप दे दिया गया था। डार से बिछुड़ी, देखिए डार से बिछुड़ी भी इनका यह जो उपन्यास का रूप दे दिया गया, मित्रों मरजानी उपन्यास का रूप दे दिया गया है। यारों के यार 1968, तीन पहाड़, ए लड़की भी इनका उपन्यास रूप दे दिया गया है। जेनी मेहरबान सिंह 2007, इन सभी आप रचनाओं को ध्यान पूर्वक देखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार पूछा ही जाता है। अब कुछ कहानी संग्रह उनका है, जैसे बादलों के घेरे, इनका एक ही कहानी संग्रह हमें महत्वपूर्ण लगा, बादलों के घेरे 1980। अब कृष्णा सोबती की कुछ चर्चित कहानियां हैं, उससे हम लोग देखेंगे जो कई बार पूछा जाता है, जैसे सिक्का बदल गया, यारों के यार, ए लड़की। स्वीडन में नाट्य मंचन हुआ था, स्वीडन जो देश है उसमें एक नाट्य मंचन भी इस कहानी का हुआ था, ए लड़की का। उनके कुछ और कहानियों का जैसे बादलों के घेरे
कहानी भी और कहानी संग्रह भी है। दादी अम्मा, भोले बादशाह, बहनें, बदली बरस गई, गुलाब जल गडेरिया, कुछ नहीं कोई नहीं, टीलों ही टीलों, अभी उसी दिन ही तो, दोहरी सास, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कई बार यह पूछा गया, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कई बार पूछा गया है। जिगरा की बात, खम्मा घनी अन्नदाता, सिक्का बदल गया, आजादी सम्मो जानकी, आजादी सम्मो जानकी, कामदार भीम, भीख मलाल, भीखम लाल, पहाड़ों के साए तले, न गुल था न चमन था, एक दिन कलगी, नफीसा, मेरी माँ कहो, लामा, लामा कई बार पूछा गया है। दो राहें दो बाहें, ये इनकी कुछ कहानियां थी जिसे हमने यहाँ रखा। अब उनके रचना संसार यहाँ समाप्त होता है। अब उनसे संबंधित कुछ जो बातें महत्वपूर्ण हैं मैं उसे यहाँ रखने का कोशिश किया हूँ। जैसे कृष्णा सोपती स्वयं के बारे में क्या कहती हैं, उस बात को समझिए। लेखन में सुख के अंतराल तो आते ही रहते हैं, सभी रचनाएं एक जैसी ऊर्जा में नहीं फूटती। कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े लेखक अचानक चूक हैं, अचानक, एक सेकंड, बड़े बड़े लेखक अचानक चूक हैं। दो तीन अच्छी रचनाएं देने के बाद यह अंदेशा हर लेखक के रस या कलम पर मंडराता रहता है। मतलब ये होता है कि कई ऐसे लेखक होते हैं जो उनके जीवन में अंतराल आते हैं, जैसे एक रचना की फिर एक दो साल के बाद दूसरी रचना की, कभी कभी 5 साल भी लग जाते हैं विषय को अच्छा ढूंढने में। तो जरूरी नहीं कि हर बार किसी किसी, जैसे मैं जिन पे पीएचडी कर रहा हूँ, शरण कुमार लिम्बाले, उनकी आत्मकथा जो अक्कर मासी है, उनको इतनी प्रसिद्धि मिली, उसमें इतनी प्रसिद्धि मिली, ना जाने कई भाषाओं में रूपांतरण हुआ, विदेश में भी उनके कई जगह पाठ्यक्रम में भी लगे। तो वो रचनाओं के बाद उन्होंने ना जाने कितनी रचनाएं की, संपादन की, उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो अक्करमाशी में मिला। तो कुछ चीजें ऐसी हो, तो कुछ ऐसी रचनाएं तो इतनी प्रसिद्ध हो जाती हैं जिसके बाद हर दूसरा रचनाएं आपका उसके सामने फीका पड़ने लगता है। कमलेश्वर ने कृष्णा सोबती के कहानी के बारे में कहा है। देखिए कमलेश्वर क्या कहते हैं कृष्णा सोबती के कहानी के विषय में, कि आपकी कहानियों में सदियों की आवाज देती एक संस्कृति गूंज है जो अतीत मोह से ग्रसित नहीं, वरन आधुनिक समय के सीमांतों पर सक्रिय है। वे सीमांत जो हिंदू कश, पहाड़, पामीर के पठार और यूराल के बंजर धरती से भी जुड़ा है, और आज के लहूलुहान मनुष्य के आंतरिक और खंडित सच्चाई की सभ्यता के सीमांत भी। यह कमलेश्वर कहते हैं कृष्णा सोबती के कहानियों के विषय में। अब कहानी पढ़ने से पहले अब हम लोग कवियों के विषय में देख लिए, कोई कौन आलोचक क्या कहते हैं, उस विषय को हमने अच्छे से देख लिया। अब हम लोग कुछ पात्रों के विषय में देखेंगे कि उस पात्र में क्या है नहीं है, फिर उस कहानी को समझेंगे, फिर हम लोग कहानी पे आएंगे, ठीक है। चलिए, पहला पात्र है आपका शाहजी, सहानी जी, दोनों पति पत्नी रहते हैं। शेरा, जिसे शेरा के माँ बाप को मरने के बाद शाहनी जी उसे पालती हैं। हसीना, जो शेरा की पत्नी रहती है। बेगू पटवारी, मुल्ला इस्माइल, थानेदार दाऊद खां, जेलदार। ये सब कुछ महत्वपूर्ण पात्र है, बाकी पात्र आपको कहानी पढ़ने के दौरान आएंगे ही, वहां आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित कहानी है जो बादलों के घेरे में संकलित है। एक कहानी संग्रह है बादलों के घेरे में, जिसे हमने आपको यहाँ देखा, बादलों के घेरे में, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1980 में। कब हुआ था, 1980 में। इसी कहानी संग्रह में प्रकाशित है कौन, सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे में, 1980। 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। सिक्का बदल गया कहानी का प्रकाशन 1948 में प्रतीक, जो पत्रिका है, प्रतीक पत्रिका है,
इसी में हुआ था, ठीक है, प्रतीक पत्रिका में हुआ था। कहानी में शाहजी का एक समय सिक्का चलता था। वे गांव के पीड़ित आसामियों से ब्याज वसूल कर सोने की बोरियां भर रखी थी। कहानी में शाहजी का सेवक शेरा की पत्नी हसीना है। शेरा जो शाहनी के यहाँ ही पला बड़ा है, शाहनी की बेशुमार दौलत को हड़पने के लिए आमादा है। शेरा की मां का नाम जेना है। सिक्का बदल गया कहानी के विषय में स्वयं कृष्णा शोभती कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको देखेंगे। विभाजन ऐसी ऐतिहासिक घटना है जो संघर्ष के बाद किसी एक देश के विभाजन और नए देश के जन्म के कारण भी बनी हो। उसके राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण के बिना ही एक तरफा दोषारोपण करना भोलापन ही होगा। यह कहना यह दल अथवा वह दल, समुदाय, जाति, संप्रदाय ऐसा करने का गुनहगार है। हिंसा, नरसंहार, आगजनी, मारकाट और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में से लुप्त होते हुए सिर्फ एक समुदाय विषय को अपराध करार देना न राजनीतिक विशेष विश्लेषण होगा और न ही साहित्यिक अथवा ऐतिहासिक। विभाजन ऐसे ऐतिहासिक विघटन की मानवीय स्मृति है जिसे भूलना नामुमकिन है और याद रखना खतरनाक। यह सिक्का बदल गया कहानी के विषय में कृष्णा सोबती का कथन था। अब कहानी को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। शाहनी और शाहजी कहीं रहते हैं, उनका अच्छा खासा महल है। शाहजी आसामियों को पैसे देते हैं, किस्त में पैसे लेते हैं, किस्त उनसे लेते हैं और वैसे करके ये अपने बहुत सारा जमीन है उसमें खेती वगैरह कराते, पैसे वसूल करके वह बहुत सारा पैसे जमा किए हुए रहते हैं। उसी में कुछ समय बाद शेरा के माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो शेरा का लालन पालन शाहनी ही करती है। शाहनी रोज सुबह जाती है, नदी में स्नान करके आती है, लेकिन आज सवेरे जब वो स्नान करने जाती है तो कई पैरों के दाग देखते हैं। जब आप चलते होंगे देखेंगे पैरों का दाग छूट जाता है जमीन पे, आपके चप्पल का साइज या खाली पैर का, तो कई पैरों का चिन्ह व पद चिन्ह जिसे आप कहते हैं वो देखने को मिलता है। जब वहां कई पद चिन्हों को देखते हैं तो उसे बहुत आश्चर्य लगता है, बड़ा अ, विस्मय होता है कि आखिर इन पद चिन्हों यहाँ कैसे। इसका मतलब कई लोगों का यहाँ से आना जाना हुआ है। उन्हें थोड़ा डर भी लगता है। फिर वह नहा धोआ के निकलती है शेरा के घर होते हुए। उनकी पत्नी जो हसीना है उनसे बातचीत करते हुए कि हसीना तुम ही थोड़ा मान जाया करो, शेरा अभी बच्चा है। फिर जब वो आती है घर तो पता चलता है कि शेरा जो है कई लोगों से मिल करके हसीना को मारने का प्लान करता है, उनके संपूर्ण संपत्ति को हड़प लेने का प्रयास करता है। शाहनी का कोई भी बाल बच्चा नहीं होता है। सभी बच्चे, शायद उनके बच्चे हुए हुए थे या नहीं हुए थे यह एग्जैक्टली नहीं पता, कहानी पढ़ने के दौरान हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल उनका एक भी बच्चा नहीं है। वो शेरा को ही अपना बच्चा बेटा की तरह वो मानती हैं। जब बहुत लोगों से मिल करके तो पुलिस क्या करते हैं कि आ जाते हैं और उनको ले जाते हैं कैंप में, और वहीं कैंप में रह के वो रोते रोते कुछ दिन के बाद शाहनी की मृत्यु हो जाती है। थानेदार जो होते हैं वो दाऊद खां होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। जब जाने लगती हैं तो कई लोग जमा होते हैं, कई तरह की बातचीत होते हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग कहानी पढ़ने के दौरान देखेंगे। चलिए, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती। किसी भी कहानी का पहला और अंतिम पंक्ति जरूर याद रखिए, क्योंकि वहां से पूछ दिया था किस किस कहानी का यहाँ से अंत हुआ और किस कहानी का यहाँ से शुरुआत हुआ। खद्दर का चादर ओढ़े, कौन सा चादर? खद्दर का चादर। आपसे पूछ देगा कौन सा चादर ओढ़े था। खद्दर का चादर ओढ़े, एक हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो वो फट रही थी। मतलब अभी साफ हो रहा था, सवेरे हो रहा था। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे, श्री राम करते हुए, वह यह चीज याद रखिएगा, जय हनुमान करते थे, श्री राम करते थे, जय कृष्ण कहते थे, यह भी पूछा जा सकता है। पानी में होली, अंजलि भर
कर सूर्य देवता को नमस्कार किया। देखिएगा यह भी बिंदु याद रखिएगा, जितने हाईलाइटेड बिंदु हैं सभी को आप याद रखिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की संभावना। वो क्या नमस्कार करती थी? पूजा करती थी, नमस्कार करती थी, क्या करती थी, पूछा जा सकता है। सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले ही सर्द था, यानी कि वो किस नदी में दरिया के पास जाते? चिनाब नदी, जो उसको चनाब यहाँ कर दिया गया है। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी जी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखे, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अनगिनत पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। हमने जैसे आपको कहा कि अनगिनत पद चिन्ह उन्हें दिखे तो थोड़ा उन्हें डर लगा। वह पिछले 50 वर्षों से वहां नहाती आ रही थी। पिछले कितने वर्षों से नहाती आ रही थी? तो 50 वर्षों से नहाती आ रही थी। इंपॉर्टेंट। कितना लंबा अरसा है, सहानी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। आज फिर वह थोड़ा सा शांत हो जाती है, मन भर आता है। आज साहसी नहीं है, उसका यह पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, वह आज अकेली है। कहे ना, शायद उनका एक बाल बच्चा था, तो उनका एक पढ़ा लिखा लड़का भी था जो अब नहीं है। आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में वह अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम, देखिएगा बार बार यह आ रहा, श्री राम करते बाजरे की खेत से होती हुई घर की राह ली। कौन सी खेत? बाजरे की खेत। गेहूं का खेत था, धान का था, कुछ भी। एनटीए कहीं से भैया प्रश्न बना सकता है। आप लोग हर एक बिंदुओं को बारीकी से देखिएगा। बाजरे की खेत होते होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बेलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बांध बांध सा लग रहा था। जम्मी वाला कुएं भी आज नहीं चल रही। ये शाह जी की ही आशा ये शाह जी की ही असमिया है। साहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाह जी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें में कुएं, सब अपने। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साल में कितने फसल होते थे? 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे हसेना, सुनो हसेना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपने माँ जेना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। यानी कि शेरा की माँ का नाम क्या था? जेना था, जो मर चुकी थी। उसके बाद उनकी लालन पालन शाहनी ने ही किया था। उसने पास पड़ा गड़ा सटाले की ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ऐ हसीना। सेना। साहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली के अंधेरी कोठरी में पड़ी सोना चांदी की अस्कुंदचियां उठाकर कि तभी शेरे गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चिक कर बोला, ए मर गई क्या? मर गई? ए अब्बा, तूने मौत दी। हसीना आटे वाले कनाली की ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। ए आई गए,
ए आई ओ क्यों छावले सुबह सुबह। देखिएगा, छावले मतलब क्या होता है, सुबह सुबह। आपसे इस छावले का अर्थ भी पूछा जा सकता है। तड़पना ए, देखिएगा यहाँ भी एक वर्ड आ गया है कि ये वाला भी याद रखा, ए मर गई ए एम ए बा तेनू मौत दू। मतलब यह भी जो है यह पंजाबी भाषा है, इसे आप लोग याद रखिए, गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है पंजाबी भाषा। आपसे पूछा जाएगा यह पंक्ति किस कहानी में आया है, या तो फिर ये भी पंक्ति दे करके यहाँ बोलेगा छा वेले का अर्थ क्या है, तो क्या है, सुबह सुबह है, इसको याद रखिएगा। तब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोले हसीना, ए वक्त लड़ने का है, वह पागल है तू ही जिगरा कर लिया कर। यह भी पंक्ति आपसे पूछ सकता, वह पागल है तू ही जिगरा कर लिया कर। यहाँ यह पंक्ति किस कहानी में आया है या किसके लिए कहा गया है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। जिगरा, हसीना ने मान भरे स्वर में कहा, साहनी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। साहनी ने लाड़ से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़ते हुए बहू प्यारी है, लड़के से बहू प्यारी है शेरा। यानी कि वह लड़के से ज्यादा अपनी बहू को प्यार करती है, हसीना को प्यार करती है, क्योंकि वह हसीना को अपनी बेटी की तरह वो मानता था, अपनी बहू की तरह मानता था। शेरे, हाँ शाहानी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहनी कहते कहते रुक गई। एक सेकंड रुकिएगा। शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है, शाहनी को लगा जैसे जी भर आ रहा है। शाहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए हैं, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां। अमुको को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़े। शेरा और शेरा सोच ही रहा है कि क्या कह रही है शाहानी आज। आज शाहानी क्या, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यह हो के रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधु के सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। यानी कि वह असमियों से ही यह हसीना जो है, शाहानी हसीना और शेरा जो वह असामी है, उन्हीं से पैसे लेकर के वह सूद लेकर शाहजी क्या तो सोने की बोरियां भरा करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, गणास की याद हो आई। साहनी की ओर देखा, नहीं नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। मतलब देखिए, शाहनी की ओर देखा, नहीं नहीं मतलब वो लगा कि शाहनी को अब मार देगा, फिर वो कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे माँ के समान है। शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, यानी कि दंगा ऑलरेडी फैल चुका है और वह 30-40 लोगों को मार भी चुका है। पर वह ऐसा नीच नहीं, सामने बैठी शाहनी नहीं, शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गई। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाह जी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था। फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए सेरे सेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाह जी की बात शाह जी के साथ गई, वह शाहनी को जरूर बचाएगा। लेकिन कल रात मशावरा हो चुका है कि अब क्यों किसी को नहीं बचाएगा। वह कैसे मान गया था फिरोज की बात। किसकी बात मान गया था, फिरोज की बात। एक देखिएगा यहाँ गौन पात्र का नाम आया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा, साहनी चलो तुम्हें घर छोड़ाऊं।
शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाया शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा शाहनी को मारकर? पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी? हाँ, शेरा। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शाहनी? शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आज आग लगनी थी। देखिएगा, आग कहाँ लगा है? जबलपुर में। इस बात को याद रखिएगा। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वहीं हैं, हवेली आ गई। मतलब शाहनी के सारे नाते रिश्ते कहाँ हैं? जबलपुर में, जहां अभी आग लगा हुआ है। और इतना कहते कहते शाहनी अपने हवेली पहुंच गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुल पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाह जी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है। मानो पत्थर हो गई हो, पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर नहीं सोच पा रहे। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठे। शाहनी, शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। एक रसूली कोई होंगे, कोई पद का होगा रसूली, या कोई गौण पात्र ही आप मान लीजिए कि रसूली की आवाज आई कि शाहनी शाहनी सुनो, ट्रकें आती है लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। देखिएगा कौन सा कथन किन्होंने कहा है, तो इसे याद रखिएगा। यह बात कौन कह रही है? बीबी कह रही है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, कि आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने, देखिएगा पूरा उसका नाम क्या है, नवाब बीबी। नवाब बीबी ने शनह सनी उदासी में कहा, शाहनी, हमने तो कभी न सोचा था। शाहनी क्या कहें कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू, देखिएगा एक और पात्र आया, पटवारी बेगू, जेलदार। पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांग सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन कौन है वहां? कौन नहीं आज वहां है? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी आसामियां है, जिसे उसने अपने नाते रिश्ते से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। वह भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लूवाल के जाट। देखिएगा एक और पात्र कौन आया, कुल्लूवाल के जाट हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कौन है आज, कौन नहीं है वहां कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही नौ समझ गई थी? यानी जब सुबह वो नहाने गई थी तभी वो समझ गई थी कुछ तो होने वाला है। बेगू, पटवारी और मसीत मस्जिद के मुल्ला इस्माइल, इस बात को याद रखिएगा, मस्जिद का मुल्ला इस्माइल ने न जाने क्या सोचा, शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा है। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रजब नु यही मंजूर सी। देखिएगा बेगू, जो बेगू है, बेगू पटवारी, वह कहता है, क्या कहता है, शाहनी, रब नू यही मंजूर सी।
मतलब रब मतलब भगवान, वो ईश्वर जिस पे वो विश्वास, श्रद्धा और अपनी आत्मीयता रखते हैं। कहता है उन्हें यही मंजूर है। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में, यानी अपने बेटा का जो उनका अब नहीं रहा, उनकी शादी करवाने के लिए बनवाया था। अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक वह सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही है। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया, डोरी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। एक पात्र कौन आया? थानेदार दाऊद खां। वही साहनी है जिसके शाहजी ने उसके दियार के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसे उसकी मंगेतर को सोने का कनफुली दिए थे मुंह दिखाई में। याद रखिएगा, सोने का कनफुली दिया था मुंह दिखाई, यानी कि वो दाऊद खां थानेदार जो उनकी जब पत्नी हुई थी, उनकी पत्नी का मुंह दिखाई में शाहजी ने इसे क्या दिया था? सोने का कनफुली। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने दंड उदंडता से कहा, शाहनी भोगे वाले मशीत बनेगा, 300 रुपए देना पड़ेगा। मतलब उसने उदंडता से कहा कि शाहनी भोग वाला मशीत बनेगी, 300 रुपए देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपए दिए थे। थानेदार को कितने? 300 रुपए दिए थे। और आज साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, धीरे से। कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांधना हो तो बांध लिया है। सोना चांदी। साहनी स्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा। देखिए क्या कह रही है साहनी जी। साहनी जी का यह कथन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक हक जमीन पे बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेले हो? अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपने गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खान निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा गुजरा की नौ सेरा आन खड़ा गुजरा की हो नौ हो, कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आमुकों के भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है देर हो रही है, पर नहीं। ठीक है देर हो रही है, पर नहीं। साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। यह पंक्ति याद रखिए, यहां से यहां तक आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि
कि साहनी रो रो कर नहीं साथ से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियों रो पड़ी जिसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था मगर मगर दिन बदलते वक्त बदलते। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। साहनी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी उस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देखाई मैं। जी छोटा हो रहा है पर जिसके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाए ड्योढ़ी के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंची सी भवन के पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरत सब पीछे पीछे। ट्रकें अब भर चुकी थी। साहनी अपनी ओर खींच रही थी। गांव वाले के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरा का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे आकर, देखिएगा कौन किसने क्या कहा, यह पंक्ति कई बार पूछेगा। इस्माइल खां ने आगे बढ़कर भारी आवाज में कहा, शाहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकले आशीष झूठ नहीं हो सकती। तुम्हारे मुंह से निकले आशीष झूठ नहीं हो सकती। देखिएगा यहां से यहां तक पंक्ति। और अपने साफे से आंखों को पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुद्धे हुए कहा, रब तुनाहू सलामत रखे, बच्चे खुशियां बख्शे। मतलब रब तुम सबको सलामत रखे और बच्चों को खुशियां बख्शे। यह पंक्ति शाहनी का याद रखिएगा। वो छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरा ने बढ़कर शाहनी के पैर छुए। शाहनी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। क्या कह रहा है? शाहनी कोई कुछ नहीं कर सका, राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, भाग्य जगन चन्ना। मतलब देखिएगा शाहनी कहा, भाग जगन चन्ना, ओ चांद तेरे भाग्य को जागे। दाऊद देखिएगा जितना हाईलाइट किया हुआ सभी बिंदुओं को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़े बूढ़े शाहनी को गले लगाए और ट्रकें चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचे चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी के आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? शाहनी मन में, देखिएगा यहां से यहां तक सभी हाईलाइटेड बिंदुओं को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। शाहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया, सिक्का बदल गया। यह बात कौन कह रहा है? तो थानेदार कह रहा है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन में सोचा, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शाहनी की आंखों में आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे पांव में रात खून बरस रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। अंतिम पंक्ति को भी आप महत्वपूर्ण समझ के याद रखिएगा। सिक्का बदल गया, कहानी हो गया। हमने कई कहानियों को पढ़ रखा है। उम्मीद करते हैं कि सभी कहानियों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे और उसे जो भी हमने इम्पोर्टेंट कहा उसे आप तैयार कर रहे होंगे।
आज सिक्का बदल गया, हमारा कहानी समाप्त हो गया। अगली कहानी हम लोग चीफ की दावत को देखेंगे। हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा, समझा। उम्मीद करते हैं आप भी सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक, जितने महत्वपूर्ण है सभी को नोट किए होंगे। और प्रश्न आपके कहाँ से आएंगे? यहीं से तो आएंगे। हमने सभी बिंदुओं को बारीकी से रखा। कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने सभी बिंदुओं को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपने संपूर्ण क्लास को देखा होगा। और क्लास आपको कैसा लगा अंतिम रूप से जरूर कमेंट करिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का सेवा करते रहिएगा और जरूर कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।